विज्ञान और मानवीय आचरण दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत ही बृहद हैं, बहुत ही विशाल हैं। जब भी विज्ञान की बात आती है तो विशेष ज्ञान का संबोधन उद्बोधन हमारे मन मस्तिष्क में कौंधने लगता है और इसी विज्ञान के अंतर्गत कई ऐसी शाखाएं हैं जिनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। बहरहाल आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान के विषय में विस्तृत जानकारी आपको देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विज्ञानविद, नामचीन महाविद्यालय के विज्ञान के प्रवक्ता, कई पुस्तकों के रचयिता, लेखक और कई पुरस्कार विजेता डॉक्टर मनोज कांडपाल जी को बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कांडपाल जी धन्यवाद हमारे बहुत स्टूडियो बहुत। में। विज्ञान अपने आप में इतना बृहद शब्द है, इसको परिभाषित कर पाना या समझ पाना एक बहुत ही जटिल कार्य आम आदमी के लिए, जी। लेकिन वैज्ञानिकों ने और आप जैसे रचयिताओं ने बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया और हम विज्ञान की परिभाषा को समझ पाए। आज हम चाहेंगे आप एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताएं, अगर विज्ञान को हम परिभाषित करें तो बहुत ही सीमित शब्दों में कैसे हम इसे जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बरेली दूरदर्शन का कि साइंस विषय चुनने के लिए। स्टार्टिंग हम करते हैं साइंस विषय से। तो साइंस की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो साइंसीय शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है कि जानना, जी, किसी भी चीज का जानना। इस पूरे पृथ्वी में कौन कौन से जीव हैं, जंतु हैं, या कोई भी पदार्थ है, या कोई भौतिक पदार्थ है, कोई रासायनिक पदार्थ है, उसके क्या आचरण है, वो कैसा अपना प्रतिभाग कर रहा है इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए, उस पर हम अध्ययन करते हैं। तो साइंस की जो मुख्य शाखाएं हैं, साइंस को हमने जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तरफ हम रखते हैं नेचुरल साइंस को और एक तरफ रखते हैं हम सोशल साइंस को, यानी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को। तो प्राकृतिक जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसके 3 प्रतिभाग हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में, दूसरा पार्ट हमारा भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं उसके बारे में, और तीसरा बायोलॉजी। जी। तो ये नेचुरल साइंस की सब ब्रांचेज हो गई। जी। और बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की, उसकी 2 ब्रांचेज हैं जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं और सोशोलॉजी, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो हम बात करेंगे कि साइंस क्यों इम्पोर्टेंस है और मानव को इस पृथ्वी में अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये आज सोचने का विषय है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, विज्ञान की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के साथ ही, या ये कहें मनुष्य को जब ज्ञान का आभास हुआ, विज्ञान तभी शायद उद्घाटित हुआ होगा, ऐसा माना जाता है और मान भी सकते हैं हम। परंतु अगर हम विज्ञान की उत्पत्ति के विषय में जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? विज्ञान की उत्पत्ति साइंस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टू जानना, जानना। जी, फिर वही बात है। हाँ, परिभाषा जो हम, हाँ, जानना मतलब जी। और इसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ नेचर। अच्छा, प्रकृति का अध्ययन। तो वो किसी भी क्षेत्र में हो। आज हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी के 3 सब भाग हैं, जिसमें हम जूलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। लेकिन लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, आपने देखा होगा बायोलॉजी शब्द से वो समझ लेते हैं कि जीवों के बारे में है। जी। तो बायोलॉजी शब्द है वो बायोस शब्द से ओरिजिन हुआ है। बायोस मीन्स होता है कि लिविंग, जी, जो भी हाँ, जीवित वस्तुएं। और लोगस मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें लोगस मीन्स होता है जानना, जी, स्टडी करना। जी। तो जो भी इस पृथ्वी में लिविंग बीइंग्स हैं उनके बारे में अध्ययन करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा। और उस बायोलॉजी की 3 ब्रांचेज हैं। आप सबसे पहले जंतु विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, जो सिर्फ जंतुओं के विषय में, जंतु के विषय में, जी, जिनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। दूसरा प्लांट साइंस कह लीजिए, या बॉटनी कह लीजिए, या वनस्पति विज्ञान कह लीजिए, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में, जिससे हमारा पर्यावरण हरा भरा रहता है। और तीसरी जो ब्रांच है वह है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी तो इस समय वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब कहते हैं हम ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिसको हम अपनी नग्न आंखों से या नेकेड आई से नहीं देख सकते। जी। तो उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, जिसका आजकल बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई हुई है। बैक्टीरिया है, हाँ, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो हम मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उसे देख सकते हैं। जी। तो विज्ञान को जानना,
विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, आम जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और विज्ञान को हम इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आपका विषय जंतु विज्ञान से संबंधित है, जी, तो जी। जंतु विज्ञान के विषय में ही हम चाहेंगे विस्तार से बात की जाए। ऐसा कहा जाता है और इतिहास में इस बात के साक्ष्य हैं कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का जो आकार था, पृथ्वी की जो संरचना थी, कुछ अलग थी। यहाँ पर कुछ अलग तरह के जीव जंतु थे। आज बिल्कुल भिन्न हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। इवन ये भी कहा जाता है कि आज जिस स्थिति में हम हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, आदि मानव जो थे वो शायद 2 पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। जो जीव की उत्पत्ति की बात अगर हम जानना चाहें विज्ञान के एंगल से, तो क्या बताएंगे सर? देखिए, जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वो करीब आज से 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। जी और जो ज्ञात जीवों की बात है, हम जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं, इस मतलब पृथ्वी में किस तरह उनका उद्भव हुआ, जी वो किस तरह इस पृथ्वी में अपने आप को सरवाइव कर सके। तो आज से करीब हम डायनासोर की बात करते हैं, जी तो करोड़ों वर्ष पहले, 23 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर थे, अस्तित्व में थे। जी। और करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले वो गायब हो गए इस धरा से। लेकिन डॉक्टर साहब, जीव की उत्पत्ति की बात अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये पुस्तकों में लिखा है और शायद इस बात को सत्यापित भी किया है वैज्ञानिकों ने कि जीव की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई इस पृथ्वी पर। उसके बाद इतने बड़े बड़े डायनासोर हुए जिनकी सिर्फ कल्पना ही आज की जा सकती है। तो हम चाहेंगे बिल्कुल मूल से हम बात करें, जो एक कोशिकीय जीव है, जो विज्ञान की या इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई, उससे शुरुआत कीजिए। हाँ, मतलब जीव की उत्पत्ति से हम ये कह सकते हैं कि छोटी सी सेल कोशिका रूप में उसने धीरे धीरे अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को डेवलप किया, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब पर्यावरण की दशाओं को देखते हुए जीवों का अपने आप विकास होता गया। और जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं या हम सरीसृप की बात करते हैं जिसमें स्नेक्स हम पढ़ते हैं, तो पहले सरीसृप में अगर हम उसको ध्यान से अध्ययन करेंगे तो उनके फॉसिल्स के रूप में उनके पैर हुआ करते थे स्नेक्स के। तो जब वो रैंक के चलते रहे तो उनके पैरों से परेशानी होने लगी, बिलों में जाने के लिए या गुफाओं के अंदर जाने के लिए या पत्थरों की दरार के बीच जाने के लिए। तो जब उन पैरों का कोई यूज ही नहीं था, जो उनको रैंक ही चलना है, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। अच्छा। तो ऐसे ही मानव का विकास हुआ क्योंकि ब्रेन डेवलप हुआ, डायनासोर का विकास हुआ। और डायनासोर का विकास आप देखो, डायनासोर इतने बड़े बन गए, मतलब कि उसमें पृथ्वी थी, हरा भरा पर्यावरण रहा होगा उस समय, क्योंकि ये सब साइंटिफिक है, क्योंकि हमने फॉसिल्स के जरिए जीवाश्म के अध्ययन करने के बाद पता लगाया होगा कि इनका अस्तित्व 23,000 करोड़ वर्ष पहले रहा होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे गायब हुए, क्योंकि जो डायनासोर बनने के बाद उनका शरीर तो 40 से 60 टन तक का था, लेकिन उनका ब्रेन बहुत छोटा था। तो उसमें कई सारी परिकल्पना है कि उनने अपना सारा ध्यान किस पे लगा दिया कि अपना खाने पे, अपने सर्वाइवल पे लगा दिया। उन्होंने कभी अपना फैमिली बना के रहने की बात नहीं सोची, क्योंकि वो लैक ऑफ माइंड, मतलब ये जो मानसिक है उसका कमजोर होना उनकी पतन का कारण बना। या दूसरे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई उल्का पिंड नीचे गिरा और इनका सब तबाह हो गया। ये सब पूरे जीव, मतलब उस समय जो करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले जो जीव थे, उसकी 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई, गायब हो गई या खत्म हो गई। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एक उल्का पिंड गिरा और करीब उसकी स्पीड थी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो जब पृथ्वी पर गिरा, और वो परिक्रमा थी, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन बाद में वो सिद्ध हो गई। वो जब गिरा तो वो 20 किलोमीटर गहरा था और करीब 200 किलोमीटर तक की उसकी परिधि थी। इतना बड़ा पिंड था वो। और जब वो हुआ तो आप समझ लीजिए, जो अमेरिका ने नागासाकी में बम गिराया था, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा पावर का वो उल्का पिंड रहा होगा। तो उससे फिर जो गैसेस निकली और धुंध छाई, धुंध की वजह से करीब कई वर्षों तक पृथ्वी में सनलाइट ही नहीं पड़ सकी, सूर्य की रोशनी ही नहीं पड़ सकी, जिसकी वजह से अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, तो सारे प्लांट्स वनस्पतियां खत्म हो गई। और कुछ उनके स्किन पे प्रभाव पड़ा, कुछ डायरेक्ट खत्म हो, क्योंकि जब वो पिंड गिरा तो करीब
लाखों किलोमीटर ऊपर तक जो पत्थर हैं, लावा है, वो ऊपर उछल के अंतरिक्ष में वापस चले गए। जी। इतनी जब कोई चीज गिरेगी, और वो करीब 40 मिनट बाद हम्म, फिर वापस आने लगे पृथ्वी में, जी। और वो जब स्पीड होती है तो फिर वो किसमें आग लग जाती है। तो स्पीड से जो छोटे छोटे पत्थर, पहाड़ियां गिरने लगी जानवरों के ऊपर, तो ऐसे भी नष्ट हुए होंगे। और कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि उसी समय 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक घटना भारत में भी हो रही थी, हमारे देश में। जी। उस समय ज्वालामुखी फट रहे थे। ओ, उनने भी ये मतलब ये कई सालों तक एक दूसरे को ये परिभाषाएं, ये परिकल्पनाएं टक्कर देती रही, जिसमें ये एक परिभाषा ये भी थी कि ज्वालामुखी फटता गया, उसका लावा करीब कई हजारों किलोमीटर तक की एरिया में फैल गया, जिसको हम डेक्कन एरिया कहते हैं, जो महाराष्ट्र की पहाड़ियां आप देखते होंगे, वो सब उसी का एग्जाम्पल है। तो उससे कई सारी हार्मफुल गैसेज निकली और पर्यावरण में ऑक्सीजन खत्म हो गई, वो भी एक कारण रहा, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। और कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दोनों का, कि पहले ज्वालामुखी फटे, भूकंप आए, उसके बाद फिर ये उल्का पिंड गिरा, गिरने के बाद इस पृथ्वी में करीब 75% जीव जंतु, पेड़ पौधे समाप्त हो गए, और वही बचे जो छोटे से में या अपने आप को बचा कर रख सके, वही आगे बढ़ते गए। जी। ज्वालामुखी का आपने जिक्र किया। ज्वालामुखी को शाब्दिक रूप से अगर हम जानना चाहें तो एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह है जिसके मुख से, या मुख्य जो द्वार होता है उससे ज्वाला निकलती हो, अग्नि निकलती हो, लावा भी निकलता है। थोड़ा सा स्पष्ट कर दें हम अपने दर्शकों के लिए कि ज्वालामुखी क्या है, और भारत में अगर हम ये जानना चाहें कि किस क्षेत्र में ज्वालामुखी आज भी मौजूद है, तो क्या जानकारी है सर इसकी? ज्वालामुखी हमारे भारत में कई क्षेत्रों में है, जिसमें हम देखेंगे कि अब तो हिमालय की पर्वतों के पास में, आसपास के समुद्रों के पास में जो ऊंची चट्टानें होती हैं, वहाँ से निकलने के बाद उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कई तरह की गैसेस होती हैं, इसमें कई सारी मीथेन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकती है, और लावा जब नीचे आता है, समुद्र में मिलता है, तो वो जलीय जंतुओं को परेशान करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है जी। और फिर मैदानी भागों में आता है, तो वहाँ के आसपास का वेजिटेशन के हिसाब से जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है जी। और इसी, क्योंकि कुदरत ने, ईश्वर ने ये इसलिए हमें दिया है कि इसमें सभी पेड़ पौधे से लेके इंसान तक अपने आप को सरवाइव कर सके, उसी हिसाब से मेंटेन है। लेकिन होता क्या है कि ये लगातार, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो, या वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो, या वो मीथेन गैस के कारण हो, चाहे या ओजोन गैस के कारण हो, तो ये पर्यावरण का जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जा रहा है जी। आपने देखा होगा कि कभी कभी 45 से 46 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये एक जनरल है, लेकिन अगर हम लोग का पूरा देखें, क्योंकि पूरे संसार में, पूरे इस पृथ्वी में, या पूरे ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर जीव हैं और अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, और जितने भी ग्रह हैं वहां पर या तो बहुत अधिक ठंड है या बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए वहां जीव नहीं रह पाते हैं या वनस्पति का जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारा औसतन ताप 14 से 15 डिग्री है, अगर वो 1.5 डिग्री तक और बढ़ेगा, जो 2050 की परिकल्पना है वैज्ञानिकों की, अगर 1.5 डिग्री बढ़ेगा तो आसपास के ग्लेशियर जो हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, और जहां पर सूखा होता था उस जगह पर बाढ़ आने लगेगी, और जहां पे बाढ़ आती थी वहां सूखा पड़ जाएगा। इसी को हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। जी। तो ये सब पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए इंसान, मनुष्यों को जो अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स का हो, चाहे वो गाड़ियों की वजह से, व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन निकल रहा है, जो उसकी गैसेस की वजह से हो, तो ये सब है कारण क्लाइमेट चेंज का, या हम इसको कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जी। ग्रीन हाउस गैसेज, हम उन गैसेज को कहते हैं जो हमारे अस्तित्व के साथ में हमारे साथ थी, लेकिन इनका अधिक उपयोग करके मनुष्य ने इनको गैसेस को हार्मफुल बना दिया। जब एक जनरल परसेंटेज में, चाहे वो CO2 की बात हो, चाहे मीथेन गैस की बात हो, या वाटर वेपर्स की बात हो, होता क्या है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते कि, अगर किसी को हम समझाएं कि व्हाट ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या, ऐसी गैसेस जो हमारे अस्तित्व के साथ में पहले से पृथ्वी में मौजूद थी। जी।
लेकिन वो एक सीमित मात्रा में थी, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहा। जी। लेकिन मानव ने अपने उपयोग के द्वारा, अधिक उपयोग के द्वारा या अपनी अधिक महत्वाकांक्षा के द्वारा इनको और इनकी वृद्धि करी। जी। वृद्धि इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि CO2, अगर हम 4 देशों की बात करें, जिसमें नंबर 1 पे 30% जो कार्बन का इमिशन है, कार्बन जो CO2 बढ़ाने के लिए कार्बन का है, उद्योग की वजह से कार्बन बढ़ता है, सबको मालूम है। तो 30% जो सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन करता है, कार्बन का जो छोड़ता है पर्यावरण, वो चाइना नंबर 1 पे 30% है। जी। फिर दूसरे नंबर पे है USA, अमेरिका है, वो करीब 15% जी। कार्बन इमिशन करता है। तीसरे नंबर पे है यूरोपियन कंट्रीज, जी। जो करीब 9% तक कार्बन इमिशन करती है। और चौथा नंबर है भारत का, जो 7% का कार्बन इमिशन करता है। तो अगर हम सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है। अगर हम प्रति व्यक्ति कार्बन इमिशन की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पे है। अच्छा। वो 15% करता है, क्योंकि अगर चाइना की तुलना में अमेरिका की जनसंख्या देखें तो बहुत कम है। बिल्कुल। तो हमें अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कार्बन के जो इमिशन पे कंट्रोल करना होगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम कंट्रोल की बात करें, ये जरूर बताइए कि मानव जीवन पर इस कार्बन उत्सर्जन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? मानव जीवन का देखिए, जो कार्बन इमिशन है, या हमको कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, या जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये सनलाइट आती है जी, तो सनलाइट से कई सारी इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, जी, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती है। तो ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम पार्ट इन किरणों का वापस चला जाता है अंतरिक्ष में जी, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो यहां रह जाता है। अच्छा। वो क्यों रहता है? जैसे यहां पर हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है जी, और वायुमंडल में CO2 भी है, मीथेन भी है, वाटर वेपर्स भी है। तो जो CO2 है और वाटर वेपर्स हैं, ये क्या करते हैं, जो जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, कुछ किरणें जो ऊपर से आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उनका एब्जॉर्वेशन कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। उनके हानिकारक प्रभाव जो है सीधे पृथ्वी पर नहीं आते, वहां रुक जाते हैं। हाँ, रुक जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट तो वापस चला जाता है। लेकिन ये जो गैसेज है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये उनको अवशोषण कर लेती है कुछ रेस का। अच्छा। तो अब आपने देखा होगा कई जगहों पे जो फ्लावर्स हैं या टमाटर की खेती होती है, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रीन हाउस, कांच के ग्रीन हाउस बनाए हुए हैं। जी जी। उसका मेन कारण क्या है कि जो ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट्स रहते थे, फ्लावर्स रहते थे, ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट को बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। टमाटर में भी ऐसा ही केस है। तो काफी ट्रॉपिकल फ्लावर्स का ग्रीन हाउस के अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है। उसका कारण यही है कि जो भी सनलाइट आई और वो वहीं पर रोक ली गई जी। और जिससे उसका क्या हुआ, ट्रॉपिकल एरिया का तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया, जी, क्योंकि कांच की वजह से वो गैस वापस नहीं जा सकी। जी। तो ऐसे ही ये CO2 और ये जो जल वाष्प हैं, ये ऑब्जर्व करके ये ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रही हैं, मतलब पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म कर रही हैं। लेकिन ये नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन जो ह्यूमन के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो बहुत अधिक अंधाधुंध फ्रिज हो, AC हो, या वाहनों का बहुत अधिक उपयोग जिसके हम बच सकते हैं, कंबाइंड व्हीकल्स में जा सकते हैं या ट्रांसपोर्ट को शेयर करके जा सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने इंडिविजुअल, अगर एक घर में 3 लोग हैं तो 3 के पास अलग अलग कारें हैं, तो जिसकी वजह से कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है। और कार्बन का इमिशन बढ़ने का मतलब यह है कि चाहे वो मनुष्य के प्रभाव की आपने बात करी थी अभी कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो जनरली आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, ये कार्बन इमिशन से स्किन डिजीज काफी बढ़ेंगी, कई तरह की बीमारियां हैं, आइस की है, कैंसर है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन के इमिशन से, मतलब धीरे धीरे, चाहे वो मेरा रिसर्च भी रहा है इसके ऊपर कि कार्बन इमिशन, चाहे हम ये सीवेज डिस्पोजल की बात करें, जो शहर का गंदा पानी है, इवन एक्वेटिक लाइफ मतलब जलीय जंतुओं को भी प्रभावित करती हैं, उनमें भी कैंसर देखने को मिला, उनमें भी व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के स्पॉट होने लगे, उनके गिल्स जिससे वो सांस लेते हैं वो सड़ने लगे गंदे पानी की वजह से, क्योंकि गंदे पानी के अंदर फैक्ट्री का सीवेज डिस्पोजल भी हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि जो हमारा घर का जो गंदा पानी है वो भी उस नदियों में जाकर मिल रहा है,
क्योंकि रिसर्च के दौरान मैंने देखा था कि मैंने 3 नदियां ली बरेली में, बरेली अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जी जिसमें रामगंगा, देवरनिया और नकटिया 3 रिवर थी, जी और तीनों रिवर्स की हमने 6 साइट ली। पहली साइट हमने नॉन पॉल्यूटेड, अगर नॉन पॉल्यूटेड एरिया की हमने सैंपलिंग करी, और पॉल्यूटेड की। सिंपल से एग्जाम्पल, हम ये देवरनिया जगह पड़ती है, देवरनिया में दोना के पास में एक नदी बह रही है, जी वहां पे हमने सैंपलिंग करी, तो वहां का उस पानी बहुत साफ था, ऐसा लगा उसमें नहा भी सकते हैं आप, पानी पी भी सकते हैं। और थोड़ी करीब 4 किलोमीटर आने के बाद बरेली शहर में बाकरगंज के पास वो नदी, समझ लीजिए वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन 0 है, तो उसमें कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। जी जी अगर आपको मिल भी गई, थोड़े से जो साइड में पानी हो जाता है वो थोड़ा सा भी, वहां अगर आपको कुछ फिशेज मिल भी गई, तो उसमें एक ट्रिपेनोसोम्स, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, जी वो मिलता है। वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, लीचेस के थ्रू फिशेज में फैलता है, जौंक के थ्रू, और फिर एक सीसी फ्लाई होती है, वो अगर ह्यूमन को काट ले तो ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाएगा, और अगर वो किसी रोडेंट्स या जानवरों के, गाय भैंस को काट ले तो उसके ऊपर ब्लड में वो पहुंच जाता है। तो वो ट्रिपोनोसोमा धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो ब्रेन में पहुंच के वो एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य को नींद आने लगती है, जी और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कोमा में चला जाता है, कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इंडिया में तो ये केसेस बहुत कम है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में ये हजारों केसेस देखने को मिलते हैं प्रतिवर्ष। तो जो कार्बन है, चाहे वो पॉल्यूशन है, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और कार्बन इमिशन को हमें कम करना होगा। और मैं साइंस के स्टूडेंट के माध्यम से मैं खुद भी क्लासेस में जाके बताता हूं कि हमें इस पर्यावरण, यह ईश्वर ने दिया हुआ है। अभी वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई। जी तो ऑक्सीजन की किल्लत का कारण क्या था कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, प्लांट्स को काटा है। प्लांट्स को काटने के बाद आपने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ा है, ऑक्सीजन की, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सीधे सीधे ऑक्सीजन हमें प्रमोट करते हैं, देते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट ही रहेंगे तो CO2 का लेवल यहाँ पर बढ़ता रहेगा, तो चाहे वो एनिमल डिजीज हो, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ की डिजीज हो, चाहे वो प्लांट्स में डिजीज हो। क्योंकि जब ये ग्रीन हाउस गैसेस, या आपने देखा हो कई कई शहरों में एसिड रेन भी होता है, जी एसिड रेन। तो एसिड जैसे कलकत्ता में कुछ शहरों में देखने को मिला, मुंबई में कुछ शहरों में देखने को मिला। तो जो वो एसिड रेन, जो NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कहां से रिलीज होती है, SO2, NO2 तो जनरली व्हीकल से रिलीज होती है, NO2 गैस, और CO2, SO2 गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो जनरली जो फॉसिल फ्यूल के जलने से, जो कोल इंडस्ट्री जो वहां के जलने से धुएं में, वो सीधे जल वाष्प के साथ मिलकर, बारिश के पानी के साथ मिलकर वापस आती है पृथ्वी और में, वही फिर अम्लीय वर्षा वो अम्लीय वर्षा होती है। जी। और उसका इम्पैक्ट आप देखिए, अगर ह्यूमन की स्किन में गिरेगा तो वहां पे स्किन डिजीज होगी, जी। कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है। अगर प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो प्लांट की लीफ के पास वो लेयर जम जाती है, और लीफ से फिर फोटोसिंथेसिस होती नहीं, प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। जी जी यानी हर तरह से नुकसानदायक हर है, तरह जो से लिविंग नुकसान है। थिंग्स हैं उनके लिए। जी। हम बहरहाल हम बात कर रहे हैं जंतु विज्ञान की। डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ें आपने बताई वर्तमान परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है, कार्बन उत्सर्जन किस शिद्दत से हो रहा है, इसके लिए मानव सभ्यता कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वापस आते हैं सर हम जंतु विज्ञान की उन बातों पर जो अभी पीछे छूटी जा रही है। मानव ने जो विकास के रास्ते बनाए वो कहीं ना कहीं उन जगहों से होकर या उन सबके ऊपर से गुजरे जिन्होंने हमें कई मामले में तो आगे ले जाके खड़ा किया, लेकिन कई जगह हम पिछड़ भी गए। अगर हम मानव जीवन की, सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो मानव के लिए जो ज़रूरी जीव जंतु हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो कितने उपयोगी हैं, और ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, मानव जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए कितना उपयोगी, कितना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं परिस्थिति तंत्र की, जी इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। जी और इकोलॉजिकल सिस्टम में फूड चेन बहुत बड़ा कारण है। जी अगर इस पृथ्वी में कोई भी जंतु इस फूड चेन से हट जाता है तो वो फूड चेन टूट जाती है। जी जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आई थिंक 1962 में चाइना ने के राष्ट्रपति द्वारा एक घोषणा की गई कि हमारे जो भी उन्होंने बात करी होगी अपने साइंटिस्ट से, कि हमारे अनाज का 10% भाग ये बर्ड्स खा जाती हैं, चिड़ियां खा जाती हैं। जी तो क्यों ना इनको मार दिया। ये पास कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने पास किया चाइना की, जिसका उन्हें बाद में बहुत कुछ भुगतना पड़ा।
ठीक उसके 10 साल बाद वहां भूखमरी पड़ गई अनाज के कारण। तो हुआ क्या, लोग कोई 10 चिड़िया मार रहा है, कोई 100 चिड़िया मार रहा है, सेना भी लग गई, आम आदमी भी लग गया, उस चिड़िया को खत्म कर दिया गया। मतलब उसकी कई सारी वैरायटी, चाहे वो गौरैया हो, कई सारी वैरायटी खत्म कर दी गई। अब आप देखिए चाइना से बर्ड्स गायब हो गई। बर्ड्स के गायब होने से क्या आपने देखा, हमने वहां पे क्या देखा कि फूड चेन टूट गई जी। परिस्थिति तंत्र जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि जो बर्ड्स थी वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती थी जो डिजीज कॉज करते थे प्लांट्स में, और एक समय ऐसा आया ठीक 10 साल बाद वो पैदावार और कम हो गई चाइना की। तो कभी कभी डिसीजन, मानव का जो ब्रेन है वो गलत डिसीजन दे देता है, और जिसके कारण पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को ये झेलना पड़ता है। बहरहाल आज आवश्यकता इस बात की है डॉक्टर साहब कि संसार में, प्रकृति में जो भी जीव है, जो भी चीजें हैं, उनका होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ बना रहे, सभी को जीवन मिले, तभी हम जीवित रह पाएंगे। वो चाहे फिर सूक्ष्म जीव हो, पेड़ पौधे हो, या उड़ने वाले, रेंगने वाले जीव जंतु ही क्यों ना हो। आज चूंकि विज्ञान और मानवीय आचरण के विषय में हम बात कर रहे हैं, और जंतु विज्ञान के विषय में आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में बहुत विस्तार से बताया। आपके स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए डॉक्टर मनोज कांडपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत से संसाधन दिए हैं। उन्हीं में से एक है जल। हमारे जीवन में जल जीवन संजीवनी का दूसरा रूप माना गया है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। हम ब्रह्मांड के जिस ग्रह में रहते हैं उसका 71% हिस्सा जल में डूबा हुआ है, लेकिन